हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था 9th क्लास में, उसमें हमने आपको एक एचडब्ल्यू में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि 3 इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है विद डिफरेंट वेलोसिटीज, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी या एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, दोनों सेम ही होंगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूँ, व्हाट इज वी एवरेज? वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल distance upon total time, which is t1 plus t2 plus t3। ठीक है ना। अगर t1 इतने टाइम में लगा है, t2 इसमें लगा है और t3 इसमें लगा है। क्लियर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? s अपॉन, इसको चलने में कितना टाइम लगा होगा? s बाई 3v1 प्लस s बाई 3v2 प्लस s बाई 3v3। ठीक है, ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब कुछ नहीं है, आप इसको सॉल्व कर देंगे, s कॉमन ले लेंगे बाहर यहाँ से, और ऊपर से s कट जाएगा और नीचे से आपका 3 कॉमन 3 कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आके ऊपर पहुँच जाएगा। तो सिनेरियो बन जाएगा आपका 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। मैंने बताया था जब भी एलसीएम लेना होता है तो कुछ नहीं करना है, सीधे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे, इट विल बिकम v1 v2 v3, यहाँ पे आ जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v3 v1, और ये पहले से अपॉन में है किसके? 3 के। ये पूरी नंबर ऊपर चला जाएगा, ये पूरा टर्म। इट विल बिकम 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v3 v1। दिस इज द आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको HW में यानी कि होमवर्क में दिया था। क्लियर है। अब हम आगे चल रहे हैं। मोशन के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सारे टर्म्स पढ़े हमने, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी। अब मोशन में कुछ और आगे हमें पढ़ना है। तो मोशन कितने टाइप के होते हैं, तो हमको बेसिकली यहाँ पे देखना है अब टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, क्या देखना है हमने? टाइप्स ऑफ मोशन। तो एकदम बेसिक टाइप्स हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो टाइप्स ऑफ मोशन में बेसिकली 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन and second is non-uniform motion। क्लियर। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट बताता हूँ आपको यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन समझने के लिए आपको सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई टफ इसका डेफिनेशन नहीं है। फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन। मोशन अपने आप समझ जाइए, अंडरस्टूड है। सेम चीज बार बार लिख के कोई फायदा है नहीं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। यानी कि अगर सेम टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं लूं, तो सपोज करो उसने 0 से 5 सेकंड के बीच में 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड्स के बीच में भी 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर आगे फर्दर 10 मीटर ट्रेवल किया, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? यूनिफॉर्म मोशन। या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मेरे ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मेरे ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, यूनिफॉर्म में नहीं हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म में बस आपका आ जाएगा इक्वल डिस्टेंस की जगह अनइक्वल डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल, अभी भी इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? या फिर मैं इसमें क्या कह सकता हूं, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। इसमें मेरी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। ऐसे हम मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। दो बेसिक सी डेफिनेशंस थी, ये मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद कुछ नोटेशंस हैं जो हम आगे थ्रू आउट द चैप्टर यूज करने वाले हैं, उन नोटेशंस को आप समझ लीजिए। क्लियर? तो थ्रू आउट द चैप्टर हम इनिशियल स्पीड, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u से। फाइनल स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से। अगर यहीं पे वेलोसिटी आ जाता है तो क्या होगा, वेलोसिटी अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, u रिप्लेस हो जाएगा u एरो से और v रिप्लेस हो जाएगा v एरो से। ये सिंपल सी बात है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, और टाइम को तो t से करते ही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे u और v बताना था, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया दोबारा पूरा। वैसे बाकी सारे नोटेशंस आप पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें करना है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बेसिकली क्या है, हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, मोशन की डायनेमिक्स को स्टडी कर रहे हैं कि किस टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, किसी भी टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास बेसिक इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं उनको, इक्वेशन ऑफ मोशन। सही। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास बेसिकली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे पहली है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि जितने भी मैं यहाँ पे v u और t यूज कर रहा हूं, v u और a और s, ये सारे के सारे मैं वेक्टर ले रहा हूं यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म में ये सारे के सारे। क्लियर? तो क्या होगा कि बेसिकली मुझे यहाँ पे एरो लगाना चाहिए, है ना, आप ही कहोगे। तो चलो अभी एरो लगा देता हूँ, लेकिन फिर एक बात बताऊंगा मैं आपको। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली होता क्या है, थ्रू आउट द चैप्टर हम इन इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं। तो जब भी हम हर बार इन इक्वेशंस को लिखेंगे तो हर बार हम क्या करेंगे, आगे से ये जो एरो है ना, इस एरो का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हमें हर बार सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है तो हम बार बार एरो लगाएंगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होता है। इसलिए हम ये अंडरस्टूड कर लेते हैं कि हम हर बार एरोस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अभी मैंने आपको बता दिया इन एरोस का यूज करना कि हाँ भाई ये सारी की सारी वेक्टर्स हैं तो हम एरो लगा रहे हैं।
अब इसे समझ लेना शॉर्ट में, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी टाइम बाद इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है ऑब्जेक्ट का, तो आप बता सकते हो कि इतने टाइम बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ठीक है। और ये है आपका वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन। अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर बेसिकली आप देखो तो इन चारों इक्वेशंस में 4 क्वांटिटीज हैं। यहाँ पे कौन कौन सी है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो कोई भी 3 अगर आपको पता हो इनमें से, तो आप चौथे को कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे भी 4 है, देखो 1 2 3 एंड 4। टाइम तो सेम ही है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। यहाँ पे भी 4 है, 1 2 3 4। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपको 4 अननोन क्वांटिटीज दी गई हैं, 4 क्वांटिटीज दी गई हैं। और इनमें से अगर 3 आपको कोई भी गिवन हो क्वेश्चन में, तो आप चौथे की कैलकुलेशन कर सकते हैं यूजिंग दीज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करवाई जाए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के और ये एनालाइज करो कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, हम क्वेश्चंस करें, उससे पहले इन इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हमें करना पड़ेगा। यही हमारा धर्म हमको कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उस डेरिवेशन को हम समझें उससे पहले हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो ग्राफ से ही करने वाले हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, किसी भी मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें समझना होगा कि ग्राफ से हम मोशन को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ होते हैं आपके टोटल 3 टाइप के, 3 टाइप्स। कौन कौन से ग्राफ हम मेनली बनाते हैं? और भी हो सकते हैं, और भी रिलेशन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेनली जो हम ग्राफ बनाते हैं वो 3 बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? एक तो बनाते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल देते हैं। सेकंड हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और थर्ड हम बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर? ये बात आ गई समझ में? तो एक एक करके इन ग्राफ्स को समझते हैं, सही है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को मतलब क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि हम एक्स एक्सिस पे तो बनाएंगे टाइम एक्सिस, और वाई एक्सिस को बनाएंगे पोजीशन एक्सिस। और ये ग्राफ बेसिकली मुझे बताएगा क्या? दिस ग्राफ बेसिकली विल गिव मी व्हाट, कि टाइम के साथ मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। तो सपोज करो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन x इज इक्वल टू 0 थी, या फिर डिस्प्लेसमेंट मान लो s इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। एट टाइम इज इक्वल टू t, मेरे ऑब्जेक्ट के पास कुछ पोजीशन आ गई s, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बढ़ता गया और ये s पर पहुंच गया। ये जो चीज है, दिस इज s एंड दिस थिंग इज t। ये t टाइम है, यहाँ पे s पोजीशन पे। तो जब ये यहां पहुंच गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? s t कॉमा
से करता हूँ मैं टी कॉमा एस, किसी भी टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है। ये ग्राफ तो आपने मैथ में बनाना सीखा ही 9th क्लास में। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे एक चीज पता है, क्या पता है, कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होती है वेलोसिटी। तो अगर मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, किसी भी दो टाइम के बीच का हम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। क्लियर? जैसे कि अगर मैं सपोज करूं कि मेरा पार्टिकल जब यहां से यहां पर पहुंचा तो उसका इस पोर्शन में उसके पास कितनी वेलोसिटी थी, सिर्फ इस पोर्शन में। ठीक है, तो इस पोर्शन में सपोज करो कि यहां पे जो पार्टिकल था ये t2 टाइम पर था, यहां पर पार्टिकल t1 टाइम पर था, यहां पे इसकी पोजीशन s1 थी और यहां पे इसकी पोजीशन s2 थी। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में जब पार्टिकल चला होगा तो उसे टोटल टाइम कितना लगा होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया। तो टोटल टाइम जो उसे लगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो उसने किया वो बहुत ही सिंपल है निकालना। कैसे? अगर हम इस पोर्शन में v एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करें, इट विल बी सिंपली डेल्टा s ओवर डेल्टा t, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, s2 माइनस s1 अपॉन चेंज इन टाइम क्या है, t2 माइनस t1। सही है? अब आप ये मत कहना कि सर आपने भी जो पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराया था उसमें तो आपने टाइम ऐड किया था या माइनस क्यों कर दिया। मैंने टाइम पूरी जर्नी का ही लिया है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ वो टाइम लिया है जो t1 से t2 पहुंचने में लगा, और वहां पे भी मैंने वही टाइम लिया था जो उसको पॉइंट O से और पॉइंट B तक पहुंचने में लगा था। यानी कि हमने पूरी जर्नी का उसमें एवरेज निकालना था ना, तो O से पहले हम A पर आए थे और A से फिर B पर आए थे, तो मैं पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता था, इसलिए मैंने टोटल टाइम लिया O से A जाने का और A से B आने का। लेकिन यहाँ पे हमें जो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है वो केवल यहाँ से यहाँ जाने तक निकालनी है, तो हम केवल यहाँ से यहाँ जाने तक का ही टाइम यूज करेंगे, इसलिए t2 माइनस t1 ये टाइम हमने यूज किया है। बेसिकली अगर मैं ये देखूं तो ये है क्या, s2 माइनस s1 क्या है, डेल्टा y है, y एक्सिस पर ही तो है s2, तो y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज आया, यही तो चेंज आया है इसमें। s1 से s2 अगर ये गया तो y एक्सिस में इतना चेंज आया, ये डेल्टा s है आपका, और x एक्सिस में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया, ये डेल्टा t है आपका। तो बेसिकली ये है आपका डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो मैं क्या कह सकता हूं, दैट डेल्टा y ओवर डेल्टा x of position time graph gives value of v average। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देता है जो भी दो टाइम मैंने यूज किए हैं उसके बीच में। अब देखो यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो थ्रू आउट द टाइम सेम होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका और इसका रेशियो हमेशा सेम आने वाला है। अगर मैं इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा दूं तो जिस रेशियो में ये बढ़ेगा y एक्सिस यानी कि पोजीशन, उसी रेशियो में टाइम बढ़ेगा। तो जब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना, फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ v average becomes equals to v। किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी
वही उसकी एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। तो ये एक तरीके से क्या शो कर रहा है, ये मुझे शो कर रहा है एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन को, है ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। सही है। कैसा ग्राफ है ये, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाऊं तो ये बेसिकली क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूं तो इसको x से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, x से पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, t से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। दिस विल शो मी यूनिफॉर्म मोशन। अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन ये सारे के सारे ग्राफ किसके हैं, यूनिफॉर्म मोशन के, जिसमें जो आपका पोजीशन है वो टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रहा है। ठीक है। ये नीचे भी आ सकता है, इस तरीके से। ठीक है। तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी पोजीशन घट रही है, डिस्टेंस नहीं घट रही है बेटा, ये बात याद रखो। ये ग्राफ में बनाना है पोजीशन और टाइम के बीच में। तो ऐसा हो सकता है कि उसकी पोजीशन घट रही है लेकिन डिस्टेंस उसके अभी भी बढ़ रही है। पोजीशन घटने का मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज करो पॉइंट ओ से और पॉइंट ए तक गया, तो जब तक मैं यहां से यहां गया तब तक मेरी पोजीशन बढ़ी, ठीक है, तब तक मेरी पोजीशन बढ़ी। लेकिन जैसे ही मैं सेम स्पीड के साथ वापस होना शुरू हुआ तो मेरी पोजीशन क्या हुआ, घटना शुरू हो गई, और वापस जब मैं ओ पे आया तो पोजीशन मेरी 0 हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है। डिस्टेंस उसकी बढ़ रही है लगातार, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। तो जो पाथ वो ट्रेवल कर रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका कम हो रहा है, पोजीशन उसकी पास आ रही है बार बार। तो ये पहले पोजीशन बढ़ी जब तक ए तक गया, ए से वापस जब ओ पे आया तो पोजीशन घट गई। ये भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर एक्स टी ग्राफ यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है तो आप सिंपली कह दोगे कि इट इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसी जगह अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा बेटा, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताऊं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, ये पीछे तो नहीं आएगा, टाइम नहीं घट सकता कभी, इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं है तो हम कह देंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहचान है, कि उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा एक्स टी ग्राफ, दैट विल बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये थ्रू आउट द जर्नी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो पूरी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो ये नॉन यूनिफॉर्म जर्नी हम कह सकते हो कि एक इंस्टेंट पे इसकी जो स्पीड है यहाँ पे वो 0 हुई है, यहाँ पे वो एक इंस्टेंट के लिए रुका होगा तभी वो वापस आया होगा। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसने अपनी यूनिफॉर्मिसिटी तोड़ दी, बाकी टाइम पे ये यूनिफॉर्म है। सही है। तो ये आपका मैंने एक पोजीशन टाइम ग्राफ बताया इस वीडियो में, और इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के ग्राफ्स पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बेसिकली क्वांटिटी है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसको हम ग्राफ का स्लोप बोलते हैं। क्लियर। और एक स्टेटमेंट आपको यहां से मिलेगा। क्या स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट आपको ये मिलेगा बेटा, दैट, इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम, एक्स टी को मैं पोजीशन बोल रहा हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives the value
ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। अब बेसिकली एवरेज वेलोसिटी होती है, लेकिन आपको केवल और केवल ऐसे ही ग्राफ्स आएंगे जो स्ट्रेट लाइन होंगे अभी 9th क्लास में, तो आप इसको वेलोसिटी मान के चलो, ठीक है। वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम चीज़ होगी उसमें। तो ये आपका एक स्टेटमेंट आपको मिला, और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, उसमें और आगे हम ग्राफ समझेंगे और इक्वेशंस और मोशन को ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और बच्चे जो लॉकडाउन में हैं वो पढ़ाई कर सकें घर पे बैठे बैठे। और बस बाकी हैव अ नाइस डे और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।